हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको इसके एनसीईआरटी की बुक के पहले 7 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूं। लास्ट चैप्टर हमने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कंप्लीट किया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इससे पहले कि मैं आज का चैप्टर स्टार्ट करूं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स समझने की चीज है। इसलिए मैथ्स को समझना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे, मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स में प्रैक्टिस ही एक तरीका है जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर करोगे, सिर्फ आपने करना क्या है, क्लास में जो टीचर ने समझाया या ट्यूशन में जो आपके ट्यूटर ने समझाया, जितना समझाया है उसको घर पर आकर आपने खुद उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, खुद क्वेश्चंस करने हैं। और जो क्वेश्चंस ना निकले वो आपने अगले दिन जाके अपने टीचर से पूछने हैं। ये अगर आप कंसेप्ट, ये वाला मेथड ऑफ टीचिंग, ये वाला मेथड ऑफ स्टडी अगर आप अपनाओगे तो आप, गारंटी देता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ आपने दिन में 1 घंटा मैथ्स को इस तरह से देना है, बाकी पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे करते चले जाओ तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा आ जाएगा। इस पर मोटिवेशनल क्लासेस में मैंने बहुत डाली हैं कि कैसे तैयारी की जाए, कैसे एग्जाम दिया जाए, कैसे एग्जामिनेशन का डर भगाया जाए, कैसे तैयारी की जाए, कैसे रोजमर्रा के दिनों में पढ़ाई की जाए। ये सारी चीजें मैंने मोटिवेशनल 3 वीडियोस बना रखी हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैथ्स वाले गुप्ता सर के नाम से मेरा चैनल है। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके जो भाई बंधु हैं वो इसको देखकर वो भी लाभ उठा सकें। और साथ साथ बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाएगा, सफलता दिलवाएगा, पक्का सफलता दिलाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम में एक वर्ड है इसमें, बाइनोमियल। इस बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है, ये शायद आपने पुरानी पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression having two distinct terms, मतलब जिसमें दो टर्म्स हो, जिसमें दो टर्म्स हो। ठीक है। अब दो टर्म्स हो का मतलब, जैसे मैं लिखूं, अगर मैंने लिखा एक a रेज़ टू द पावर n, ये, या लिखा मैंने a प्लस a, या लिखा मैंने 2a प्लस 3a, ये तो एक टर्म है। ये 2 लाइक टर्म्स हैं, ये 2 लाइक टर्म्स हैं। ठीक, ये भी 2a है, ये भी 2a है। अगर मैं इसको करूं तो ये आपका 5a हो जाएगा और ये आपका 2a हो जाएगा। ठीक है। ये सारे के सारे जो है एक सिंगल टर्म कहलाती है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, 2 डिस्टिंक्ट और अनलाइक टर्म्स। इसको डिस्टिंक्ट को हम अनलाइक टर्म्स के नाम से भी बोल सकते हैं। तो दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। जैसे मैंने a प्लस बी लिखा है, तो ये a प्लस ए लिखा है, तो ये अगर a प्लस बी होगा तो ये हमारी दो डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी।
ये अनलाइक टर्म्स है, मतलब इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम x प्लस एक्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम x प्लस एक्स स्क्वेयर, ये दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसको हम x प्लस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारी अनलाइक टर्म्स है। या हम लिखें x प्लस वाई, ये भी हमारी अनलाइक टर्म्स है। दो अनलाइक टर्म्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं, ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनको। ये हमने पिछली क्लासेस में सारा कुछ पढ़ा हुआ है। मैंने सिर्फ आपको बाइनोमियल का मीनिंग बताया है कि बाइनोमियल होता क्या है। ये मैंने आपको एक तरह से रिवाइज करवाया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हमने जान लिया कि हमारा बाइनोमियल क्या होता है, a प्लस बी। ठीक है, ये हमारी बाइनोमियल टर्म है, मतलब इट इज a एंड b आर टू अनलाइक टर्म्स। तो दो अनलाइक टर्म्स है, तो ये हमारा जो है बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल का मतलब कि जहां पर दो अनलाइक टर्म्स हो उनको हम बाइनोमियल बोलते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, जैसे अभी मैं आपको पिछली क्लासेस का एक टॉपिक और सिखाने जा रहा हूं। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है बच्चों को? किस किस को फॉर्मूला पता है? मेरे ख्याल सबको पता होगा। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। इसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके साइड में लिख देता हूं, क्योंकि ये फार्मूले अभी मुझे दिखाने भी पड़ेंगे आपको। ये यहां पर आया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले आपने लर्न किए हुए। इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरह से a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये आपके चार फॉर्मूलेस मैंने लिखे हैं, जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अब इन फार्मूलों का, अब आप कहोगे सर ये फार्मूले तो हमें आते हैं, ये आपने क्यों लिखवाए हैं? मैंने इसलिए लिखवाए हैं कि अगर मैं यहां पर a प्लस बी की पावर 4 कर दूं, तो क्या आपको फार्मूला याद है? नहीं है ना? क्या मैं a प्लस बी होल की पावर 5 कर दूं, क्या आपको फार्मूला याद है? नहीं याद है। अगर मैं a प्लस बी होल की पावर 6 कर दूं, क्या आपको फार्मूला याद है? इसी तरह से मैं अगर इनकी पावर्स बढ़ाता चला जाऊं, और अगर मैं यहां पर a प्लस बी होल रेज़्ड टू द पावर n लिखूं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो जो सॉल्व करने का मेथड है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि हम a प्लस बी होल रेज़्ड टू द पावर n, मतलब कोई भी पावर हो, उसको एक्सपेंड करने का जो एक फॉर्मूला है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, बेसिक मैंने आपको इसका बता दिया कि बाइनोमियल थ्योरम का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। अगर मैं यहां पर a प्लस बी होल की पावर 1 लिख दूं, या a प्लस बी होल की पावर 0 लिख दूं, तो ये इज इक्वल टू 1 आया, और ये इज इक्वल टू a प्लस बी आया। अब इसमें एक चीज और देखो, यहां पर, अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, वहां पर, यहां पर पावर और कोएफिशिएंट। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बाइनोमियल थ्योरम में आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसके बेसिक चीजें बता रहा हूं। सिर्फ अगर पावर 0 है,
मतलब ये वाली पावर, मतलब बाइनोमियल की पावर, ये वाली पावर अगर 0 है, ये वाली पावर अगर 1 है, ये वाली पावर अगर 2 है, ये वाली पावर अगर 3 है, ये वाली पावर अगर 4 है, ये वाली पावर अगर 5 है, तो इसको हम इनके कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर में पहली टर्म का कोएफिशिएंट, दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट और तीसरी टर्म का कोएफिशिएंट। एक चीज और यहां पर, ठीक है, अगर पावर 1 है, यहां पर मैं एक और चीज लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, कितनी टर्म्स हैं इसमें? अगर 0 पावर है तो उसमें कितनी टर्म है? 1। 0 पावर है तो 1 टर्म है, 1 पावर है तो उसमें 2 टर्म्स है, 2 पावर है तो उसमें 3 टर्म्स है, 3 पावर है तो उसमें 4 टर्म्स है, 4 पावर है तो उसमें 5 टर्म्स होंगी, और 5 पावर है तो उसमें 6 टर्म्स होंगी। इसी तरह से n पावर है तो उसमें n+1 टर्म्स होंगी। ठीक, मतलब अगर हम a प्लस बी होल रेज टू द पावर 5 को एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने पर जो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? 6 टर्म्स आएंगी a प्लस बी होल रेज टू द पावर 5 को, मतलब जितनी उसकी पावर है उससे एक ज्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होगी। एक चीज आप ये ध्यान रखो, ठीक है, मतलब अगर 0 पावर है तो 1 टर्म होगी, 2 पावर है तो 2 टर्म्स होगी, 2 पावर है तो यहां से आप देख लो, 0 पावर है तो 1 टर्म है, 1 पावर है तो 2 टर्म्स है, 2 पावर है 3 टर्म्स है, 3 पावर है तो 4 टर्म्स है, 4 पावर है तो 5 होगी, 5 होगा तो 6 होगी, 6 होगा तो 7 होगी, n होगा तो n प्लस, मतलब जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म होगी। ये फार्मूला है। अब एक और इसमें चीज है कि यहां पर a और b हमारे वेरिएबल्स हैं, इसके साथ कांस्टेंट्स, इसके a स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? 1, ab के साथ क्या नंबर है? 2, b स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? 1। यहां पर a क्यूब के साथ क्या कोएफिशिएंट है? 1, a स्क्वायर b के साथ क्या है? 3, ab स्क्वायर के साथ क्या है? 3, और b क्यूब के साथ है 3। इसी तरह से जो 4 होगा, इसमें आपकी 5 टर्म्स होगी, तो पहली वाली के साथ 1 होगा, दूसरी वाली के साथ 4 होगा, तीसरी वाली के साथ 6 होगा, चौथी वाली के साथ 4 होगा, और पांचवी वाली के साथ 1 होगा। अब आप कहोगे सर आपने कैसे निकाला? ये मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पर अगर 5 होगा तो पहली वाली के साथ 1 होगा, दूसरी वाली के साथ 5 होगा, तीसरी वाली के साथ 10 होगा, चौथी वाली के साथ 10 होगा, पांचवी वाली के साथ 5 होगा, और छठी वाली के साथ 1 होगा। इसी तरह से हम इसके कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। ये कोएफिशिएंट्स निकालने का एक फार्मूला है। वो अब कैसे निकालते हैं? इसके साथ तो सिर्फ एक ही होगा। जब 2 टर्म्स हैं तो आपने दोनों के साथ, मतलब पहला और आखिरी, दोनों के साथ एक एक होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स लिखनी है हमने, पहला और आखिरी, तो एक एक लिख दो, पहला आखिरी एक एक लिख दो, और ऊपर वाली दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 2, तो इसका आंसर 2 होगा। अब जहां पर 4 टर्म्स हैं, पहले में और आखिरी में, तो एक लिख दो, अब बाकियों को जोड़ दो, 2 और 1 3, और ये 2 और 1 3। ये देखो ना, अगर पावर क्यूब है तो आपके साथ 1 3 3 1 1 3 3 1, ये इसके कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर पावर 4 होगी तो एक इधर लिखो, एक एंड पे लिखो, और इनको जोड़ दो, ये और ये हुआ 4, ये हुआ 6, ये हुआ 4। तो यहां पर पावर अगर 4 होगी तो मैंने लिखा था 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ये मैं इसको यहां पर एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब अगर पावर 5 होगी तो पहले में और आखिर में तो एक एक लिख दो, 6 टर्म्स होंगी। अब बीच की टर्म्स, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 4 और 6 10, 4 और 1 5, ये इसके कोएफिशिएंट्स होंगे अगर पावर 5 होगी।
अब अगर मान लो 6 हो तो 6 पावर होगी, तो यहां पर 7 टर्म्स होंगी, उसमें भी यही तरीका बनेगा, पहला और आखिरी तो एक ही एक, इनको जोड़ते चले जाओ, 1 और 5 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 1 और 5 6, ये जो है इसके कोएफिशिएंट्स होंगे। ये कोएफिशिएंट्स निकालने का फार्मूला है, और ये जो फार्मूला बन रहा है वो इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, इस कोएफिशिएंट्स के फार्मूले को हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल। Pascal's triangle is nothing but the method of knowing the coefficients of a binomial expansion. एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में हर एक टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा वो निकालने का तरीका जो है वो पास्कल ट्रायंगल है। वो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको तरीका बताया है, इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस इंपॉर्टेंट चीज को आप याद रखो। इस पास्कल ट्रायंगल को एक और मेथड से हम लिखते हैं, वो क्या है वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये चीज मैंने आपको लिख दी है, अभी मैं आपको सिर्फ पास्कल ट्रायंगल के बारे में ही बता रहा हूं। ठीक है, अब पास्कल ट्रायंगल लिखने का एक और तरीका है, जैसे हमने पिछला चैप्टर किया था कॉम्बिनेशंस का, सी वाला। ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला था हमारा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला सबको याद होगा मेरे ख्याल से, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको ये कॉम्बिनेशंस का चैप्टर करवाया था। ये जो फॉर्मूला है ये पूरी बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम आएगा। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लो, ये फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, इस फॉर्मूले को याद कर लो। इसमें अब ये देखो, इसमें अगर जो है ये n पावर है तो इसमें हम यहां पर अगर 0 पावर है तो यहां पर पहला जो होगा कोएफिशिएंट्स इन सी फॉर्म। सी फॉर्म मींस कॉम्बिनेशन फॉर्म, सी का मतलब यहां पर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सी का मतलब कोएफिशिएंट नहीं है, सी मींस यहां मैं लिख रहा हूं सी मींस कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, सी का मतलब यहां पर कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर 0 पावर है तो ये तो आपका 0 C 0, ठीक, 0 C 0, ये इससे कोएफिशिएंट आ जाएगा। फिर अगला यहां पर 1 C 0 एंड 1 C 1, फिर 2 C 0, 2 C 1 एंड 2 C 2। मतलब ये जो 2 है ये n है, मतलब NCR, ये तो है पावर। ठीक है, और ये जो R है ये आपका पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, वो टर्म के हिसाब से। ठीक है, R मींस नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर 3 है तो 3C0, 3C1, 3C2 एंड 3C3। इनको जब सॉल्व करोगे, अब मैं इसको 3C0 को सॉल्व करके दिखाता हूं, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, ये 1 आ गया। 3C1 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 कट गया तो ये आ गया 3। 3C2 को मैं सॉल्व करूं तो ये आया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये भी आपका 3 आ गया, और 3C3 भी 1 होगा। तो ये पावर 0 1 2 3 वाले के लिए है, 3 वाले के लिए आपके पास 1 3 3 1 था ना, 1 3 3 1,
ऐसे। तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4, ठीक। फिर यहां पर 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। इसी तरह से n वाले में होगा nC0, nC1, nC2, nC3, nC4, nC5 एंड डैश डैश nCn। ये इसकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। यहां पर n जो है सब में एक जैसा है, तो हम इसको n को छोड़कर अगर लिखें तो हम इसको खाली C0, C1, C2, C3, C4, C5 और Cn लिखें तो उसका मतलब nC0 होता है। इसका मतलब n को नहीं लिखना, ये खाली CR से C0, C1, C2, C3, C4, C5, CR, ये NCR कहो इसको, यहां पर ये R, CR। तो CR जो है वेयर R इज इक्वल टू N, इसको N ही लिखेंगे, सॉरी इसको बराबर ही लिखेंगे ना, तो इसको N ही रहने दो, R में कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। ये जो मैंने आपको एक बताया कि जीरो ऊपर लगा, मतलब पावर, जो पावर है ये पावर है 1, अगर 1 पावर है तो 1 ऊपर, 2 पावर है तो 2 ऊपर, 3 पावर है तो 3 ऊपर, 4 पावर है तो 4 ऊपर, 5 पावर है तो 5 ऊपर। ये n जो है ये पावर है, ये n जो है पावर है। r जो है पहली टर्म में 0, दूसरी टर्म्स जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। पहली टर्म 0 है तो ये C0, C1, C2, C0, C1, C2, C3, C0, C1, C2, C3, C4। क्यों हम 4 तक ले जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पावर 4 होती है तो 5 टर्म्स होती हैं, तो इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी 5 टर्म्स बन जाए और लास्ट टर्म हमारी जो पावर है वही हमारी टर्म बन जाए। ये एक छोटी सी चीज याद रख लो, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, आप इसको एक बार याद करो तो मेन जो चीज है वो आपने ये पास्कल ट्रायंगल याद रखना है, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब हम आएंगे बाइनोमियल थ्योरम पर। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? अब कॉम्बिनेशन का यूज मैंने बताया कि इसे बहुत ज्यादा होगा। पहले मैंने कोएफिशिएंट्स निकालना सिखाया, अब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन बताऊंगा कि बाइनोमियल टर्म्स को हम अगर एक्सपेंड करें तो उसका आंसर क्या आएगा। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला। उस बाइनोमियल थ्योरम फार्मूले से हम कोई भी पावर का एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, कोई भी पावर का एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, a प्लस बी होल रेज टू द पावर 5, चलो 6 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 6। इसको हमने एक्सपेंड करना है। पहले मैं आपको ये एक्सपेंशन कराने के बजाय पहले मैं आपको जनरल फार्मूला एक लिखवा दूं, a प्लस बी होल रेज टू द पावर n जो है वो क्या होता है, वो क्या होता है, इज इक्वल टू पहली टर्म a रेज टू द पावर n प्लस दूसरी टर्म nc1। यहां पर वैसे जो देखा जाए तो nc0 यहां पर देखो nc0 1 होता है और ncn ये भी 1 होता है, इसलिए हम nc0 नहीं लिखते। मैं यहां पर अभी फार्मूले में तुम्हें nc0 लिखवा रहा हूं, nc0 a रेज टू द पावर 1 n इन प्लस nc1 a रेज टू द पावर, अब यहां पर a की पावर 1 घटाते जाओ और b की पावर जोड़ते जाओ। n की पावर, यहां पर n था,
ए की पावर एन था, यहां अगर ए की पावर एक कम हो जाएगा एन माइनस वन और इंटू बी हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एन सी टू ए रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वेयर। तीसरी टर्म आपकी एन सी थ्री ए रेज टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू बी रेज टू द पावर थ्री, प्लस सो ऑन, प्लस एन सी एन ए रेज टू द पावर एन माइनस एन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा बी रेज टू द पावर एन लिखेंगे। इससे पहले वाली टर्म भी मैं एक लिख देता हूं यहां पर, प्लस एन माइनस वन एन इंटू सी एन माइनस वन इंटू ए रेज टू द ए इंटू बी रेज टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ए इंटू बी रेज टू द पावर एन माइनस, मतलब ए घटता जा रहा है, ए की पावर घटती जा रही है और बी की पावर बढ़ती जा रही है। एक टाइम पर लास्ट टर्म से पहले सेकंड लास्ट टर्म में यहां खाली ए रह जाएगा और यहां बी की पावर एन हो जाएगा, यहां से ए हट जाएगा। ये आपका जनरल फार्मूला है एक्सपेंशन का। अब इसको हम एक्सपैंड करके देखते हैं, ए प्लस बी होल रेज टू द पावर सिक्स, या फाइव कर लेते हैं, फाइव के हमें कोएफिशिएंट्स याद है। ठीक है, अब इसको हम फाइव सी जीरो ए रेज टू द पावर फाइव प्लस फाइव सी वन ए रेज टू द पावर फोर इंटू बी, एक पावर कम हो गई और बी ऐड हो गया, प्लस फाइव सी टू इंटू ए रेज टू द पावर थ्री इंटू बी स्क्वेयर प्लस फाइव सी थ्री इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी क्यूब प्लस फाइव सी फोर इंटू ए इंटू बी फोर प्लस फाइव सी फाइव इंटू बी रेज टू द पावर फाइव। ये इसका एक्सपेंशन हुआ। अब इस एक्सपेंशन को और सॉल्व करें, 5c0 हमारा मैंने बताया था वो 1 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया a रेज टू द पावर 5 प्लस 5c1 5 होता है, ये 5 a रेज टू द पावर 4 इंटू बी होगा, और 5c2 हमारा 10 होता है, ये a क्यूब बी स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी 10 होता है, ये a स्क्वायर बी क्यूब हो गया, और ये प्लस 5 होता है, ये a इंटू बी 4 हो गया, प्लस ये 1 होता है, ये b रेज टू द पावर 5 हो गया। a प्लस बी होल रेज टू द पावर 5 का ये एक्सपेंशन हुआ। अभी तक आपने पिछली 10th क्लासेस तक a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले जो है वो याद किए थे, लेकिन यहां पर अब हम एक ऐसा जनरल फार्मूला बना रहे हैं जिससे कि आपकी पावर कोई भी हो उसका एक्सपेंशन आप कभी भी कैसे भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एंड दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, इस बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाऊंगा, इससे आगे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाला है और इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस पे और ज़्यादा क्वेश्चंस जो और ज़्यादा वो नहीं करवाऊंगा। मैं इसके एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करता हूं। लेट अस सी कि उनको कैसे निकालते हैं। अब एक चीज और है, यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस हो, ठीक है, अगर ये प्लस की जगह माइनस हो, जहां जहां बी की पावर ऑड है वो टर्म्स माइनस हो जाएंगी, बाकी सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। यहां पर बी की पावर कुछ भी नहीं है, यहां पर बी की पावर 1 है तो ये टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी, यहां बी की पावर 2 है ये पॉजिटिव रहेगी, यहां पर बी की पावर 3 है ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर बी की पावर 4 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां बी की पावर 5 है
ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये माइनस और ये वाली टर्म माइनस और ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी। बाकी हमारा a माइनस बी होल 5 का फार्मूला होगा a रेज टू द पावर 5 माइनस 5a4b प्लस 10a³ b स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab4 माइनस b रेज टू द पावर 5। इसके लिए मैंने क्या बताया, जहां पर b की पावर ऑड है उन सारी टर्म्स को आप नेगेटिव कर दो, वो आपका फार्मूला माइनस वाला कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा बताने का एक बाइनोमियल थ्योरम ये था। आप कहोगे सर आपने a प्लस बी होल स्क्वायर तो बता दिया, होल क्यूब बता दिया, होल 5 बता दिया, लेकिन अगर a माइनस बी होल 5 आ जाएगा तो कैसे करेंगे, वो भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया। तो a प्लस बी होल रेज टू द पावर n एंड a माइनस बी होल रेज टू द पावर n। यहां पर ध्यान क्या रखना है, जहां पर b की पावर ऑड है उन सब में नेगेटिव लगा दो, इसमें भी नेगेटिव लगा दो, और नहीं इसमें नहीं, इसमें नेगेटिव लगा दो, ये सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसमें एक दो क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करेंगे और फिर उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है। पहले अगली क्लास में मैं पहले कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद फिर आपको आगे चलूंगा। एक पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x होल रेज टू द पावर, दिस इज 5। इसको एक्सपेंड करना है, कह रहा है एक्सपेंड दिस। ठीक है, एक्सपेंड दिस। अभी मैंने बताया था अगर 5 है तो आपको उसको यहां पर 5c0 1 रेज टू द पावर 5, ठीक है, प्लस सब में प्लस ही प्लस लगाते चले जाओ और कुछ नहीं करना, जहां पर वो नेगेटिव वाला आएगा वहां पर अपने आप ही आप नेगेटिव हो जाओगे। ये आएगा 5c1 1 की पावर 4 इंटू माइनस 2x की पावर 1 प्लस 5c2 1 की पावर 3 इंटू माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 5c3 4 इंटू माइनस 2x होल रेज टू द पावर, सॉरी ये 1 की पावर 2 होगा और 2x की पावर, ये 1 है ये 2 है ये 3, और प्लस 5c4 इंटू 1 की पावर 1 इंटू माइनस 2x होल रेज टू द पावर 4 और प्लस 5c5 माइनस 2x होल रेज टू द पावर 5। ठीक है, मतलब एक की पावर हम घटाते चले जा रहे हैं और माइनस 2x की पावर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये फार्मूला हमने लगाना है। 5c0 हमारा 1 होता है तो ये आ गया 1 1 पावर 5 1, प्लस 5c1 हमारा कितना होता है 5 होता है, इंटू 1 1 होता है, माइनस 2x की पावर 1 तो ये माइनस 2x हुआ, प्लस 5c2 10 होता है 1 हुआ, ये 4x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 10 होता है और 1 हुआ माइनस 2x क्यूब, ये माइनस 8x क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस ये 5 होता है और ये हमारा 16x रेज टू द पावर 4 हो गया, और ये हमारा 1 होता है और ये माइनस 32x की पावर 5 हो गया। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लो। ये कितना हुआ 1 5 माइनस इंटू 2 माइनस 10x, ठीक है, प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x4 माइनस 32x5। ये इसका एक्सपेंशन हुआ, इसका एक्सपेंशन ये आंसर हुआ। ठीक है,
एक और क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को यहीं पर, इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है छोटा सा, 2/x माइनस x/2 होल रेज टू द पावर 4। यहां पर 5 है, मैं 4 वाला करवा रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन में आपके 5 है, तो ये यहां पर हुआ। देखो, पहले वाले में और आखिरी वाले में C0 CN लिखने की जरूरत नहीं है, आप मत लिखा करो। तो ये लिखो 2/x होल पावर 4 माइनस, इसको C1 लिखो खाली, 4 तो आपका है ही ऊपर, वो लिखने की जरूरत नहीं है। C1, ये C0 है, यहां पर अगर लिखना चाहो तो C0 लिख लो, ये C0। ठीक है, ये हुआ 2/x की पावर 3 इंटू माइनस x/2 की पावर 1 प्लस C2 प्लस C2 2/x की पावर, यहां पर 3 का 2 हो गया, और माइनस x/2 की पावर 2, और प्लस C3 2/x की पावर 1 इंटू माइनस x/2 की पावर 3, और प्लस C4 2/x तो नहीं आएगा इसमें, माइनस x/2 की पावर 4। ठीक, अब इसको आप सारे को सॉल्व कर लो। ये आया आपका 2/2 रेज टू द पावर 4 16 डिवाइडेड बाय x4 प्लस 4C1। 4C1 कितना होता है आपका, 4 होता है, तो इसको 4 इंटू 8 x³ इंटू x माइनस x डिवाइड बाय 2 प्लस ये आया C2। 4C2 कितना होता है, 4C2 कैलकुलेट करके देख लो, अगर नहीं समझ में आता तो कैलकुलेट करके देख लो। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6 इंटू 4/x² इंटू x² बाय 4। ठीक है, प्लस ये 4C3 भी आपका 4 होगा, ये हुआ 2/x इंटू माइनस x³ डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, और ये हुआ 1, और ये x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 16। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर लो। ये पहला आ गया 16/x रेज़ टू द पावर 4 प्लस, इसको प्लस का ये माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो गया ना सारा कैलकुलेट करके। ये 4 से 2 से 2 कट गया, 2 8 आर 16, और ये x से x कट गया डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, और ये 4 से 4 कट गया, x² से x² कट गया, तो ये आंसर प्लस 6 आ गया। और ये आया 4 इंटू 2, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, x से ये x² रह गया, और माइनस x³ का ये जो है +6 माइनस ये x² हो गया। ठीक है, और ये आपका प्लस x4/16, ये आपका आंसर, इसका एक्सपेंशन हो गया। इस तरह से आपने बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा के आपने एक्सपेंशन बाइनोमियल करना है, और ये फार्मूला मैंने अभी आपको आज सिर्फ फार्मूला बताया है। कल इससे आगे मैं आपको मिडल टर्म्स निकालना सिखाऊंगा कि इनकी मिडल टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 4 टर्म्स हैं, 4 का मतलब 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, 2 जोड़ तोड़ दो, 2 ये छोड़ दो, ये वाली जो है मिडिल टर्म हो गई आपकी। तो ये मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, वो मिडिल टर्म निकालने का मैं आपको फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन तो जरूर दबाएं। जाने से पहले
आगे मिलने का वादा करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।